हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वाहन चालक भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 7 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 8 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 7 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। राजस्थान वाहन चालक मॉडल पेपर के नाम से वह फोल्डर बना हुआ है और उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर। देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है और इसी पैटर्न पर ये अपना मॉडल पेपर है वो आधारित है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती परीक्षा है उसका जो पेपर लगा था, सेम टू सेम दोस्तों वही सिलेबस है। उसका सिलेबस और वाहन चालक का सिलेबस दोनों का सेम है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इसमें मॉडल पेपर नंबर 8। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। राजस्थान के बारे में दोस्तों कौन सा कथन सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, राजस्थान का जो आकार है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। दूसरा देखिए, इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो है दोस्तों 826 किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो 869 किलोमीटर दे रखा है ये पूर्व से पश्चिम है विस्तार है। ठीक है, और देखिए इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। 6920 नहीं, 5920 किलोमीटर है दोस्तों इसकी कुल स्थलीय सीमा राजस्थान की। ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखिए, इसका क्षेत्रफल 3,42,329 वर्ग किलोमीटर है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर ये 329 है वो गलत दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ही कथन सत्य है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है तो दोस्तों ये जैसलमेर में है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसलमेर में। आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान कीजिए। अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान कीजिए। देखिए, अरावली पर्वत को आडावाला पहाड़ भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अरावली पर्वत को आडावाला पहाड़ भी कहा जाता है। ठीक है, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है दोस्तों, सही कौन कौन से। बी नंबर का देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों, ये जो अरावली पर्वतमाला है इसकी जो ऊंचाई है वो आप सभी को पता है कि दक्षिण पश्चिम में ऊंचाई है वो ज्यादा है और उत्तर पूर्व में कम है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसकी ऊंचाई है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम में तो दोस्तों गुरु शिखर, शेर, जरगा, ये अचलगढ़, दिलवाड़ा, ये चोटियां हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऊंचाई तो कहां पर होगी, दक्षिण पश्चिम में होगी। तो ये कथन गलत दे रखा है। आगे देखिए, गुरु शिखर अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन। यहाँ पे उल्टा दे रखा है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दे रखा है, लेकिन होना क्या चाहिए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। सी नंबर ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, बाकी इसमें एबीसी सही है। कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है, सॉरी एबीडी सही है, एबीडी, यानी कि 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर का इसमें गलत था। आगे देखिए, यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का अपने को चयन करना है। सूची फर्स्ट में जिला है और सूची सेकंड में पर्वत है। सूची फर्स्ट में जिला है और सूची सेकंड में पर्वत है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जालोर में कौन सा पर्वत है तो दोस्तों झारोल पर्वत है जालोर के अंदर। उदयपुर के अंदर कौन सा है तो दोस्तों, सॉरी जयपुर के अंदर कौन सा है तो जयपुर के अंदर बरवाड़ा।
बरवाड़ा पर्वत है दोस्तों जयपुर में, अलवर के अंदर भानगढ़ है और सीकर में रघुनाथगढ़ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें 1 2 3 4, ये तो चारों के चारों पहले से ही सही सुमेलित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न है, त्रिकाल का संबंध है। त्रिकाल का संबंध क्या होता है, बताइए। त्रिकाल में क्या क्या आता है, त्रिकाल में दोस्तों चारा, भोजन व जल की कमी होती है, उसको त्रिकाल बोलते हैं। यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है। मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मूंगफली। मूंगफली है दोस्तों, ये मावठ के द्वारा लाभदायक फसल नहीं है दोस्तों ये, ठीक है। मावठ से दोस्तों गेहूं, चना और सरसों को लाभ होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सी नदी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है। कौन सी नदी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सोम, मेसवा। दोस्तों ये जो मेसवा नदी है, ठीक है, ये मेसवा दोस्तों किसकी सहायक नदी है, तो ये वत्रक की दोस्तों ये उप सहायक नदी है। वत्रक की ये उप सहायक नदी है, कौन, मेसवा। और वत्रक नदी है वो खुद किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों ये साबरमती की सहायक नदी है, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों साबरमती की ये क्या है, सहायक नदी। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सोम नदी की सहायक नदी अनास है, ठीक है, जाखम है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी इसमें सारी की सारी है वो दोस्तों इसमें सही दे रखी है। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित को सही प्रकार से सुमेलित कीजिए। निम्नांकित को सही प्रकार से है वो सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल है। एक तरफ नदी है तो दूसरी तरफ है उद्गम स्थल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों लूणी नदी। दोस्तों लूणी नदी की लूणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो दोस्तों लूणी नदी का उद्गम स्थल है नाग पहाड़ की पहाड़ियां। नाग पहाड़ की पहाड़ियां है वो लूणी नदी का उद्गम स्थल है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो दोस्तों चंबल नदी का उद्गम स्थल है जाना पाव की पहाड़ियां। जाना पाव की पहाड़ियां ये चंबल नदी का उद्गम स्थल है। बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो है दोस्तों कौन सा, तो दोस्तों बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियां, ठीक है। खमनोर की पहाड़ियां ये बनास नदी का उद्गम स्थल है। बाणगंगा का उद्गम स्थल कौन सा है, तो दोस्तों बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है बैराट की पहाड़ियां। कौन सी है, बैराट की पहाड़ियां। और दोस्तों गग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है वो है शिवालिक की पहाड़ियां। कौन सा है, शिवालिक की पहाड़ियां गग्गर नदी का उद्गम स्थल है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 5 4 2 3 1। 5 4 2 3 1 है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 4 2 3 1, यानी कि अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें काकनी नदी को। काकनी नदी को मसूरदी नदी भी है वो कहा जाता है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कहाँ प्रवाहित होती है, जैसलमेर में। 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है, तो बताइए राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है, तो दोस्तों इसमें पुष्कर है, आना सागर है, फतेह सागर है, लेकिन भोपाल सागर नहीं है दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की वह झील कौन सी है जहां सर्दियों में राजहंस फ्लेमिंगोज पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं। बताइए राजस्थान की वह झील कौन सी है जहां सर्दियों में राजहंस फ्लेमिंगोज पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सांबर। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सांबर। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है, दोस्तों इसमें देखिए कंवरसेन लिफ्ट नहर
है इससे लाभान्वित जिले दोस्तों गंगानगर और बीकानेर है, बिल्कुल सही बात है। कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले जैसलमेर और बाड़मेर है, वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ठीक है दोस्तों। कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले हैं वो दोस्तों सीकर और झुंझुनू है, ठीक है, सीकर झुंझुनू यहाँ पर है दोस्तों। जैसलमेर बाड़मेर है वो गलत दे रखा है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले बीकानेर और जोधपुर है, बिल्कुल सही है। और जयनारायण व्यास से लाभान्वित जिले दोस्तों जैसलमेर जोधपुर है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई या फुहारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें, बताइए राजस्थान की कौन सी प्रथम परियोजना है, वो प्रथम परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई यानी कि फुहारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें, वो है दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो है इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल्स मृदा, ये वर्टिसोल्स मृदा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूं, देखिए वर्टिसोल्स मृदा, यहाँ पे वर्टिसोल्स मृदा है ये, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर वर्टिसोल्स मृदा, बताइए राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें, वो है कौन सा, बताइए। तो दोस्तों वर्टिसोल्स का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों वर्टिसोल्स का मतलब होता है काली मिट्टी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए काली मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है बीकानेर और चूरू में दोस्तों ये वर्टिसोल्स मृदा है वो नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीलेवन पाए जाते हैं? राजस्थान के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीलेवन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है जैसलमेर में पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, इधर है 16 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए बांस के जंगल राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? बांस के जंगल राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, किस वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिकृत किया गया है? किस वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिकृत किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? बताइए राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 5 वर्ष तक। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 5 वर्ष तक। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों में 30% से अधिक जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है? दोस्तों 30% से अधिक जो दशकीय जनसंख्या दर है वो दोस्तों कितने जिलों में है?
तो दोस्तों ये है 2 जिलों में, ठीक है। वो 2 जिले कौन से थे? एक तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है वो दोस्तों कहाँ पर थी? बाड़मेर में। कितनी? 32.5, ठीक है। और दोस्तों जैसलमेर में कितनी है दोस्तों? जैसलमेर में थी 31.8, ठीक है। 31.8% ये जैसलमेर की थी। तो राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिनमें दोस्तों अधिक जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान के 3 ऐसे जिले हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व है वो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक जैसलमेर, एक बाड़मेर और एक बीकानेर। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान कला संस्कृति के दोस्तों 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, डीग संग्रहालय के मुख्य संग्रह में शामिल है। डीग संग्रहालय के मुख्य संग्रहालय में शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डीग के महाराजा और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं, फर्नीचर आदि, ये मुख्य संग्रह में शामिल है दोस्तों डीग संग्रहालय में। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था? बताइए दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मेक मोशन। दोस्तों मेक मोशन का सिर काटकर आवा के किले के ऊपर लटका दिया था। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों को वृहद राजस्थान में विलय किया गया? बताइए, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों का वृहत्तर राजस्थान में विलय हुआ? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, इन 4 रियासतों का दोस्तों विलय हुआ था। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है जैसलमेर नहीं है दोस्तों, सॉरी। देखिए इसमें विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसमें देखिए अचलगढ़ नहीं है। वो ट्रिक तो आपने देखी होगी दोस्तों, चीकू गाजर आम, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, जैसलमेर है, गागरोन है, लेकिन अचलगढ़ नहीं है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे शांताबाई कुटीर, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव है वो दोस्तों किसने डाली? तो वो डाली दोस्तों रत्न शास्त्री ने। किसने? रत्न शास्त्री ने डाली। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़कर सही कूट का अपने को क्या करना है? चयन करना है कि कौन सा कथन दोस्तों इसमें सही है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना है वो की गई, ठीक है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में दोस्तों 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की जो स्थापना है वो दोस्तों की गई, ठीक है। दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। सभा का मुख्य उद्देश्य है वो दोस्तों क्या था? समाज सुधार था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, दोनों कथन है वो सत्य है। आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, संत जाम्बोजी का जन्म कौन से
जिले में हुआ था? बताइए दोस्तों। संत जाम्बो जी का जन्म स्थान है वो कौन से जिले में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है कौन से, तो वो है नागौर में। ठीक है, नागौर में हुआ था दोस्तों संत जाम्बो जी का जन्म स्थान है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैन धर्म के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो वो थे दोस्तों ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वो है शीतला माता का मेला प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग है वो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजा सावंत सिंह का जो शासन काल है। बनी ठनी चित्र बनाया गया था, आप सभी को पता है। ठीक है, तो राजा सावंत सिंह का काल है वो किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग है वो कहलाता है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? तो दोस्तों उसमें कितनी गांठें होती है? तो उसमें दोस्तों 9 गांठें होती है। कितनी? 9 गांठें होती है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर असंगत है? कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर है वो दोस्तों इसमें असंगत है, वो अपने को बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन 12 में है, बिल्कुल सही बात है। नारायणी माता का जो मंदिर है वो दोस्तों राजगढ़ अलवर में है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आवरी माता का जो मंदिर है वो आसावरा चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है। जिलानी माता का जो मेला है वो दोस्तों अलवर में लगता है। कहाँ पर लगता है? अलवर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जिलानी माता का मंदिर का है अलवर में, और मेला भी बढ़ता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 33 नंबर का प्रश्न है। राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र है वो बजाया जाता है? बताइए, राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र है वो बजाया जाता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा? तो वो है, बताइए, तंदूरा बजाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तंदूरा बजाया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए, कौन सा नृत्य दोस्तों जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा? बताइए, तो वो है दोस्तों ढोल। कौन सा? ढोल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है। देखिए, राई बुढ़िया और राई माता किस लोक नाट्य के मुख्य पात्र है? राई बुढ़िया और राई माता किस लोक नाट्य के मुख्य पात्र है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है गौरी लोक नाट्य के मुख्य पात्र है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा स्थान है होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें, वो है बाड़मेर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सुमेलित करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक तरफ है शरीर के अंग है, दूसरी तरफ गहने हैं। एक तरफ है शरीर के अंग है तो दूसरी तरफ है गहने हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कान में कौन सा, कान के अंदर दोस्तों कौन सा गहना पहना जाता है? तो दोस्तों अंगूठिया गहना है वो कान में पहना जाता है। ठीक है, और गले में दोस्तों कौन सा गहना पहना जाता है? तो दोस्तों मांदलिया आभूषण है वो गले का आभूषण है। उंगलियों के अंदर दोस्तों दामना नामक आभूषण है वो पहना जाता है, और कमर के अंदर दोस्तों कंदोरा नामक आभूषण है वो पहना जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे थाली, खैरारी तथा गोरवारी गोडवाड़ी है। ठीक है, थाली, खैरारी तथा दोस्तों ये गोडवाड़ी किस प्रधान बोली की उपबोलियां है? तो बताइए, किस
प्रधान बोली की ये उपबोलियां हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मारवाड़ी की उपबोलियां है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, मारवाड़ी की उपबोलियां है। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार विशेषज्ञता सही सुमेलित नहीं है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार विशेषज्ञता सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है देखिए विश्व मोहन भट्ट है, ये मोहन वीणा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। चतुरलाल है, ये दोस्तों तबला से संबंधित है, बिल्कुल सही है। सुल्तान खां है, ये कामायचा दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। और ये जिया फदरुद्दीन डागर है, ये ध्रुपद गायकी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये जो यहाँ पर सुल्तान खां दे रखा है, ये दोस्तों सारंगी वादक है। क्या है? सारंगी वादक है। यहाँ पे कामायचा है वो गलत दे रखा है। और दोस्तों ये जो सुल्तान खां है, ठीक है, ये सिक्कर घराने से संबंधित थे, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, संगीत राज पुस्तक है, वो किसने लिखी थी? दोस्तों संगीत राज पुस्तक है, वो लिखी थी किसने? महाराणा कुंभा ने लिखी थी। राग मंजरी जो ये पुस्तक है, इसके रचनाकार थे दोस्तों पुंडरीक विठल। और अनूप विलास पुस्तक के लेखक हैं भावभट्ट। और राग कल्पमुद्रम पुस्तक के लेखक हैं कृष्णानंद व्यास। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4-3-2-1, 4-3-2-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 4-3-2-1। अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, यानी कि राजस्थान पॉलिटी से संबंधित है दोस्तों, अपन यहाँ पे 5 प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के मुख्य सचिवों को उनकी नियुक्ति के अनुसार पुराने से नए क्रम में लगाना है। तो दोस्तों पुराने से नए क्रम में लगाना है। तो दोस्तों इनमें से सबसे लेटेस्ट जो मुख्य सचिव अशोक गहलोत के समय रही थी, वो रही थी दोस्तों श्रीमती उषा शर्मा, यानी कि सबके लास्ट में तो दोस्तों यही आएगी। ठीक है, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। ठीक है, तो अब देखिए बी सबके लास्ट में आएगा, तो बी सबके लास्ट में कौन से ऑप्शन में है? देखिए ये रहा सी डी ए पी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ओम प्रकाश मीणा है वो इसमें पहले नंबर पे आएंगे, श्रीमती कुशल सिंह 2 नंबर पे, श्री राजीव स्वरूप ये 3 नंबर पे, और श्रीमती उषा शर्मा ये 4 नंबर पे। तो यहाँ पर इसका CDAP इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? दोस्तों मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है ये कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? तो ये अनुच्छेद 164 के तहत होती है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान विधानसभा की बैठक विधान भवन होती है? बताइए, निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान विधानसभा की बैठक विधान भवन होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए किस जिले में राजस्थान विधानसभा की विधान बैठक होती है? तो कहां पर है विधानसभा? दोस्तों ये है कहां पर? जयपुर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 155 ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं, ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, राज्यपाल से संबंधित ही है ये अनुच्छेद 156, लेकिन दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है, राज्यपाल का, उससे संबंधित है दोस्तों ये। ठीक है, यानी कि कार्यकाल से संबंधित। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 168 ये राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 159 ये दोस्तों राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ये इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे दोस्तों कमलकांत वर्मा। कौन थे? कमलकांत वर्मा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे भाग 4 के अंदर। यहाँ पर 46 नंबर का प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में के तहत जोड़ा गया? समाजवादी शब्द है वो कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया? ये तो सभी को पता होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था ये। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये वाला शब्द, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइए कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखिए, देश की एकता व अखंडता की रक्षा करना बिल्कुल अपना मौलिक कर्तव्य है। संविधान का पालन करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? निम्न कूट में से सही उत्तर को अपने को क्या करना है? चुनना है, ठीक है। सही उत्तर का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, इसमें दोस्तों देखिए, भारत का संविधान न्यायिक सर्वोच्चता की अमेरिकी व्यवस्था एवं संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत के बीच का रास्ता अपनाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे, भारतीय संविधान संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत के स्थान पर सीमित सरकार के अमेरिकी सिद्धांत को प्राथमिकता देता है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुसरण करता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, इसमें तीनों क्या है? सही है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली किस विदेशी संविधान से ग्रहण की गई है? भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली किस विदेशी संविधान से ग्रहण की गई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पर कनाडा, ठीक है। कहां से? दोस्तों कनाडा के सहयोग से की गई है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद में मूलतः कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित थी? भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद में मूलतः कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 7, ठीक है। मूल संविधान में कितनी थी? 7 स्वतंत्रताएं। यहाँ पर इसमें राइट आंसर कितनी क्या हो जाएगा? वो है 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 5 के अंदर सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। भाग 5 के अंदर सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है। दोस्तों इसमें देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें सही एक ही है, तो वो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत है। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों सोने का प्रतिशत है वो 75% है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 75%। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है कि? भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है कि? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? तो वो है दोस्तों दांतों का इनेमल यानी कि परत। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दांतों का इनेमल। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, रेबीज अलर्क किसके द्वारा होता है? रेबीज अलर्क किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये होता है विषाणु वायरस के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, विषाणु वायरस के द्वारा। आगे देखिए, अब अपन बेसिक कंप्यूटर से संबंधित दोस्तों 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, आपके कंप्यूटर को मलेशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता, बताइए।
दोस्तों आपके कंप्यूटर को दोस्तों मलेशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता। विंडोज फायरवॉल करता है, विंडोज डिफेंडर करता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करता है, लेकिन ब्राउजर नहीं करता दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे रैम कहाँ पर स्थित होती है? रैम कहाँ पर स्थित होती है? तो दोस्तों ये स्थित होती है मदरबोर्ड में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मदरबोर्ड। आगे देखिए, यूजर के डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है। यूजर के डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है तो वो होता है दोस्तों फाइल। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फाइल। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे एमएस वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? एमएस वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों जूम प्रतिशत होता है 500। कितना होता है? 500। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 500। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा या कौन से वर्ड प्रोसेसर का या के उदाहरण है? निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्ड परफेक्ट दोनों है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाग 7 के अंदर राजस्थान समसामयिकी के 5 प्रश्न पढ़ेंगे। यानी कि दोस्तों सीधा सा मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो इसमें राजस्थान करंट अफेयर के 5 प्रश्न है, ठीक है, और भारत के 5 प्रश्न करंट अफेयर के वो अपन अलग से पढ़ेंगे। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों कुल कितने पदक जीते? 5 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य। 5 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, राज्य में 8वीं आर्थिक गणना 2025-26 के आयोजन के लिए गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष कौन है? राज्य में 8वीं आर्थिक गणना 2025-26 के आयोजन के लिए गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सुधांशु पंत। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र है, दूसरी तरफ जिला है, ठीक है। एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र है, दूसरी तरफ है जिला है। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं, इसमें चडुआल औद्योगिक क्षेत्र है वो कहां पर है? तो दोस्तों ये सिरोही में है। कहां पर है? सिरोही में। और माथासुला फेज 2 है, ये कहां पर है? तो दोस्तों ये जयपुर जिले में। मुर्डा कहाँ है? तो दोस्तों मुर्डा है ये राजसमंद में है। और गणेश्वर कहाँ है? तो ये सीकर में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 3 1 4 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 3 1 4 2 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर देखिए 4 नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 की अवधि में राजस्थान राज्य को प्राप्त करने वाली कुल राजस्व प्राप्तियों में निम्न में से कौन सी मद का योगदान सर्वाधिक था? आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 की अवधि में राजस्थान राज्य को प्राप्त होने वाली कुल राजस्व प्राप्तियों में निम्न में से कौन सी मद का योगदान सर्वाधिक था? तो यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वयं का कर राजस्व है। स्वयं का कर राजस्व इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बजट 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा किन स्थानों पर क्रमशः वुड पार्क और औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? दोस्तों वुड पार्क और औद्योगिक पार्क है वो दोस्तों देखिए, वुड पार्क लालसोट दौसा और औद्योगिक पार्क शाहपुरा भीलवाड़ा। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत समसामयिकी के 5 प्रश्न है, यानी कि भारत के करंट अफेयर के 5 प्रश्न है। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल है? तो दोस्तों सर्वाधिक रामसर स्थल है वो तमिलनाडु में है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तमिलनाडु में। आगे देखिए, 7 से 11 फरवरी 2025 को बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? 7 से 11 फरवरी 2025 को बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये आयोजन कहाँ पर हुआ?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आयोजन हुआ दोस्तों गांधीनगर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर में, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जलमार्ग 2 पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग टर्मिनल उद्घाटित किया? 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जलमार्ग 2 पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग टर्मिनल उद्घाटित किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों जोगीघोपा टर्मिनल, जोगीघोपा टर्मिनल। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 69 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए सोल यानी कि स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर किया? बताइए, सोल कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर किया? तो ये किया भारत मंडप नई दिल्ली में, भारत मंडप नई दिल्ली में, 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, टेक्सटाइल उद्योग क्षेत्र से संबंधित भारत टेक्स्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? टेक्सटाइल उद्योग क्षेत्र से संबंधित है भारत टेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब अपन है वो भाग 9 के अंदर सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है, अति प्लस उक्ति का संधि है, बताइए अति प्लस उक्ति का संधि है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों अतियुक्ति। क्या हो जाएगा? अतियुक्ति। तो और इसके अंदर कौन सी संधि है दोस्तों? इसके अंदर यण संधि है। कौन सी? यण संधि। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों पो प्लस इत्र। इसमें अयाति संधि का प्रयोग हुआ दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, सज्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों सज्जन शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है दोस्तों सत, ठीक है, सत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सत प्लस जन, सज्जन। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये प्रत्यय का प्रयोग दोस्तों किस में हुआ है? तो यहाँ पर देखिए भवदीय के अंदर ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए धुनाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, धुनाई। आगे देखिए, 76 नंबर का प्रश्न है, प्रेरणार्थक क्रिया है दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया है वो क्या है? यहाँ पर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक। दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया है वो है दिलाना। क्या है? दिलाना। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? यहाँ पर देखिए, निष्क्रिय का सक्रिय हो जाएगा, स्थावर का जंगम हो जाएगा, भ्रांत का निभ्रांत हो जाएगा, अवसाद का विषाद, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अवसाद का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा प्रफुल्लता, ठीक है, प्रफुल्लता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, विषाद इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 78 नंबर का प्रश्न है, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा दोस्तों अपकर्ष। क्या हो जाएगा? अपकर्ष। नेक्स्ट आगे देखिए, पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प का क्या करना है? चयन करना है दोस्तों। इसमें देखिए, इसमें असंगत अपने को बताना है कि कौन सा इसमें असंगत है पर्यायवाची के संदर्भ में। तो दोस्तों इसमें देखिए, एक तो भूमिका और एक मक्खन, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। बाकी इसमें उपमा, चंद्रमा और निगम, ये दोस्तों तीनों सही दे रखे हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों सही उत्तर का चयन करना है, असंगत अपने को बताना था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और डी, सी और डी। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन से लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द नहीं है?
दोस्तों इसका भी अपने को कोट भाषा में उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए लक्ष्मी के पर्यायवाची दोस्तों इंदिरा है, ठीक है, हरिप्रिया है, और दोस्तों यहाँ पर है भार्गवी, ये भी दोस्तों लक्ष्मी का पर्यायवाची है। लेकिन यहाँ पर है महाश्वेता, महाश्वेता ये दोस्तों सरस्वती का पर्यायवाची है, और जो वागीश है ये दोस्तों ब्रह्मा का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो पर्यायवाची नहीं है, एक तो बी और एक ई, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी बी और डी, क्या हो जाएगा, बी और डी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए वागीश ब्रह्मा का पर्यायवाची है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बी और ई होना चाहिए, बी और ई कौन कौन से ऑप्शन में नहीं है क्या, तो यहाँ पे डी को काट के दोस्तों यहाँ पे ई कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बी और ई, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे धरित्री का तद्भव रूप है, धरित्री का तद्भव रूप है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, धरित्री का तद्भव रूप हो जाएगा धरती, यहाँ पर दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कौन सा शब्द तत्सम है, बताइए तत्सम शब्द कौन सा है, तो दोस्तों तत्सम शब्द हो जाएगा यहाँ पे चैत्र, चैत्र जो शब्द है वो दोस्तों यहाँ पर क्या है, तत्सम है। आगे देखिए यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न है, मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द है, मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द है वो क्या है, तो वो है दोस्तों मुरमुरसा। यहाँ पर दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही मुरमुरसा। 84 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो दोस्तों इसमें देखिए अशुद्ध शब्द हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, तो दोस्तों उन्नति, यहाँ पर देखिए ये जो तीप के ऊपर जो मात्रा लगी हुई है गलत लगी हुई है, इसमें ये वाली मात्रा आएगी छोटी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए शुद्ध वाक्य कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। शुद्ध वाक्य दोस्तों इसमें देखिए संभव है यह बात वह हृदय से न माने, ठीक है, ये वाक्य दोस्तों शुद्ध है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 86 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट में मुहावरा है और सूची सेकंड में अर्थ है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें अंकुश रखना, दोस्तों क्या हो जाएगा, अंकुश रखने का क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा दबाव में रखना, ठीक है, अंकुश रखना यानी कि दबाव में रखना। आंखें दिखाना मतलब दोस्तों धमकाना, उल्लू सीधा करना मतलब दोस्तों स्वार्थ निकालना, ठीक है, यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना, और खाक छानना यानी कि मारे मारे फिरना, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 4 2, 3 1 4 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का अर्थ है, कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का अर्थ क्या है, दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बुरी संगति से बदनामी होना स्वाभाविक है, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है प्रेषिति, क्या कहा जाता है, प्रेषिति कहा जाता है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 89 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना संबंध महाविद्यालय को किस रूप में भेजी जाएगी, विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना संबंध महाविद्यालयों को किस रूप में भेजी जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों परिपत्र द्वारा। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, परिपत्र द्वारा। आगे देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट में अंग्रेजी शब्द है और सूची सेकंड में समानार्थक शब्द है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें होनोरेरियम, दोस्तों होनोरेरियम का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर है होनोरेरियम का जो मतलब है वो होता है दोस्तों, इस यहाँ पर क्या होता है, मानदेय, क्या होता है, मानदेय, ठीक है। और इलिकिट का मतलब क्या होता है, इलिकिट का मतलब होता है दोस्तों निश्चित, क्या होता है निश्चित। और इसमें देखिए एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों एग्जीबिशन का मतलब होता है उत्खनन, क्या होता है उत्खनन। और
ग्रेट्युटी, ग्रेट्युटी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है उपदान। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3-4-1-2, 3-4-1-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 10 के अंदर सामान्य अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, यानी कि दोस्तों अपने को यहाँ पे खालिस्तान है वो भरना है। तो यहाँ पर देखिए केटल ड्राइवन ऑल ओवर द फील्ड्स। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो केटल है वो प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आर का प्रयोग होगा। केटल आर ड्राइवन ऑल ओवर द फील्ड्स। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 92 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस है। इसमें देखिए टेल हर टू मेक कॉफी फॉर मी, टेल हर टू मेक कॉफी फॉर मी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है, इसमें देखिए यहाँ पे वर्ड की फर्स्ट फॉर्म से दोस्तों ये वाक्य है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसमें क्या होगा? पैसिव में लेट से शुरू करके बनाई जाएगी दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा लेट हर टू बी टोल्ड टू मेक कॉफी फॉर मी। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। यहाँ पर देखिए साइना हैड बीन सपोर्टेड बाय हर मैटरनल एंट। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा देखिए यहाँ पे सेंटेंस के अंदर हैड बीन सपोर्टेड दे रखी है, यानी कि हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर इसका जो पैसिव वॉइस है, सॉरी एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में दोस्तों हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइनाज मेटरनल एंड हेड सपोर्टेड साइना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। 94 नंबर का प्रश्न है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर देखिए शी सेड आई हैव रिटन ए स्टोरी। तो दोस्तों शी सेड आई हैव रिटन ए स्टोरी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शी सेड दैट शी हैड रिटन ए स्टोरी। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों देखिए यहाँ पे सेंटेंस देखिए शी सेड हु इज द बेस्ट प्लेयर, शी सेड हु इज द बेस्ट प्लेयर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए शी आस्क्ड मी हु वाज द बेस्ट प्लेयर, हु वाज द बेस्ट प्लेयर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल अपने को दोस्तों यहाँ पर भरना है। तो दोस्तों इसमें देखिए ही वर्क्स इन LIC ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा इसमें? इसमें आएगा दोस्तों देखिए LIC से पूर्व दोस्तों एन आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे दोस्तों सॉरी यहाँ पर देखिए LIC से पूर्व एन आर्टिकल आ सकता है, लेकिन दोस्तों एन का प्रयोग एक के अर्थ में होगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर द का प्रयोग उचित होगा। तो यहाँ पर इसमें द LIC ऑफ इंडिया आएगा। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चूज द करेक्ट आर्टिकल। चूज द करेक्ट आर्टिकल इसमें देखिए वाई आर यू लुकिंग एट स्काई। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए स्काई दोस्तों यानी कि आकाश अपने आप में से एक है जो वस्तु संसार में एक ही है, आकाश एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पूर्व दोस्तों द आर्टिकल का क्या होगा? प्रयोग होगा, जैसे कि द अर्थ, द मून, द सन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा द स्काई। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए डिड यू गेट दैट बुक सुरभि,
डिड यू गेट द बुक सुरभि, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें 8 सुरभि, इसका राइट आंसर होगा 8 सुरभि। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 8 सुरभि। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे द ट्रेन स्टार्ट्स 6:10, यानी कि 6:10 पे एक ट्रेन स्टार्ट हुई। सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन 6, बताइए। तो दोस्तों यहां पर देखिए इसमें क्या आएगा दोस्तों, यहां पर इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें आएगा द ट्रेन स्टार्ट्स, ठीक है, द ट्रेन स्टार्ट्स, तो दोस्तों इसमें आएगा 6:10 सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन 6, ऑन 6 आएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 8 और ऑन का प्रयोग होगा, 8 और ऑन का प्रयोग इसमें होगा, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सॉरी 8 और बाई, यहाँ पे 8 और 8 तो ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेशन बाई 6, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, इसमें 8 और बाई का प्रयोग होगा, 8 और बाई का प्रयोग, ठीक है, ऑन का नहीं होगा यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे स्काई इज सफरिंग, स्काई इज सफरिंग ए बैड थ्रोट इंफेक्शन, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें फ्रॉम ए बैड थ्रोट इन्फेक्शन, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 101 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एवरीबडी नाउज सुभाष बोस, एवरीबडी नाउज सुभाष बोस, देखिए चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फ्रॉम ऑफ द अबव सेंटेंस, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है सुभाष बोस इज नाउन टू एवरीवन, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पे सुभाष बोस इज नाउन टू एवरीवन, हु नाउन सुभाष बोस, हु डज नॉट नाउ सुभाष बोस। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव बताना था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हु डज नॉट नाउ सुभाष बोस, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 102 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा, देखिए सी इज फॉर द जॉब, तो दोस्तों सी इज फॉर द जॉब, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एलिजिबल, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसका मतलब होता है योग्य। ठीक है, आगे देखिए 103 नंबर का प्रश्न है, मैं कल पहुंच रहा हूं, मैं कल पहुंच रहा हूं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका ट्रांसलेट करना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आई एम रीचिंग टुमारो, यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ट्रांसलेट इनटू हिंदी इन द करेक्ट ऑर्डर, दोस्तों यहाँ पर देखिए सर्कुलर, नोटिस, टेंडर और नोटिफिकेशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसके अंदर देखिए सर्कुलर को बोलते हैं परिपत्र, क्या बोलते हैं दोस्तों, परिपत्र बोलते हैं, और नोटिस को बोलते हैं सूचना, टेंडर को बोलते हैं निविदा, और नोटिफिकेशन को बोलते हैं अधिसूचना। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए इंडिया वॉन द ओडीआई क्रिकेट, तो दोस्तों क्या आएगा, तो इसमें आएगा इंडिया हैव वॉन द ओडीआई क्रिकेट, यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों अब अपन है वो भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों अब इसके अंदर देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 2.4, 0.36 और 7.2 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। दोस्तों सीधा सा इसको अपने से लिख सकते हैं,
पॉइंट हटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे इसको अपन ऐसे लिख देंगे 24/100, ठीक है, 36/100 और दोस्तों 72/100, ठीक है, 72 नहीं आएगा, 720/100 होगा, ठीक है, 7.2 है ये, ठीक है। तो दोस्तों अब 720/100, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें अंश का मैसअप है कितना होगा, तो दोस्तों अंश का मैसअप है यानी कि 24, 36 और 720 में किसका भाग जा रहा है, 12 का जा रहा है, तो ये 12 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अंश का मैसअप हो जाएगा, और हर का लसअप है कितना हो जाएगा, इसका तो दोस्तों 100 ही होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 12/100, यानी कि दोस्तों 0.12 आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, किसी कार्य को पूरा करने में क्यों की तुलना में पी 5 घंटे अधिक लेता है, उन्होंने मिलकर उस कार्य को 6 घंटे में पूरा किया, क्यों अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो दोस्तों बताइए कितना समय लेगा, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं दोस्तों, इसमें टोटल 10 घंटे लेगा दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 2 स्टेशनों पी व क्यू के मध्य की दूरी 900 किलोमीटर है तथा 2 बसें, एक पी से 35 किलोमीटर प्रति घंटा और क्यू दूसरी क्यू से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही समय पर रवाना होती है, तो कितने घंटे बाद वे एक दूसरे से मिलेगी। दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पर 900 किलोमीटर की दूरी है, सर ये 55 कर लेना यहाँ पे, ठीक है, सही से टाइप नहीं हुआ तो ये 55 कर लेना, दोनों में 35 नहीं 55 कर लेना एक में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तो P से 35 किलोमीटर प्रति घंटा और Q से 55 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोस्तों यहाँ पर है 900/35 प्लस 55 कर लेना, तो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 90, तो यानी कि 900/90 कर लेना, राइट आंसर आ जाएगा कितना, 10 घंटे। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 109 नंबर का प्रश्न है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय कर लेती है, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय कर लेती है, यह दूरी 40 मिनट में तय करने के लिए रेलगाड़ी की चाल है वो क्या होगी, बताइए दोस्तों। दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर है 4 इंटू समय, तो दोस्तों यहाँ पे 50 इंटू 48 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 40 इंटू एक्स, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो देखिए इसमें आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 110 नंबर का प्रश्न है, यदि 12 के प्रथम 7 गुणजों में 6 से भाग देने पर प्राप्त औसत होगा, यदि 12 के प्रथम 7 गुणजों में 6 से भाग देने पर प्राप्त औसत होगा, दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको दोस्तों 12 के प्रथम 7 गुणजों का औसत निकालना है, तो इसका सूत्र है दोस्तों संख्या इंटू n+1/2, तो यहाँ पे संख्या कितनी है 12 इंटू 7 + 1 कितना हो जाएगा 8/2, बस। तो यहाँ पे 12 इंटू 8 कितने होते हैं 96, 96 का आधा कितना होता है तो 48, तो यहाँ पे 48 ही आ गया। और अब 48 में दोस्तों अपन क्या करेंगे 6 से भाग देने पर औसत होगा, तो 48 में 6 का भाग दे लीजिए कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 111 नंबर प्रश्न है, एक शहर में अगस्त माह में औसत वर्षा 125 मिलीलीटर हुई, यदि दिनांक 1 से 16 तक औसत वर्षा 120 मिलीलीटर हुई तथा 16 से 31 अगस्त तक 140 मिलीलीटर हुई, तो 16 अगस्त को कितनी वर्षा हुई। दोस्तों बस मल्टीप्लाई करके चलना है, यहाँ पे देखिए अगस्त माह में औसत वर्षा है वो 125 हुई, अब अगस्त महीने में दोस्तों कितने दिन होते हैं 31, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे 125 इंटू 31 करेंगे, ठीक है,
कितना आ जाएगा, 3875 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 से 16 यानी कि 16 इंटू 120 करेंगे। ठीक है, 16 इंटू 20 120 करेंगे। और फिर दोस्तों यहाँ पे फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अपन 16 इंटू 140 करेंगे। फिर दोस्तों ये 16 इंटू 120 और 16 इंटू 140 को जोड़ के और 3875 में से घटा दीजिए, वही अपना राइट आंसर हो जाएगा, 285 मिलीलीटर होगा। एक नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, रोहन ने 50 किग्रा गेहूं 2000 रुपए में खरीदे। भाव गिरने से उसे गेहूं को 30 रुपए प्रति किग्रा के भाव से बेचना पड़ा। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। भाई 50 किलो गेहूं है, वो उसने 2000 रुपए में खरीदे। ठीक है, तो दोस्तों सीधा सा है, इसमें 10 किलो गेहूं कितने का हो गया। तो दोस्तों 10 किलो गेहूं है वो कितने का हो गया, 4000 का। 4000 का कितना हो गया, 10 किलो गेहूं हो गया। तो यहाँ पर देखिए 30 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से बेचे उसने। ठीक है, तो यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो आप आसानी से भी कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि 50 किग्रा गेहूं 2000 रुपए में खरीदे। ठीक है, तो 2000 इंटू 50 कर लीजिए। ठीक है, और इसका 2000 इंटू 30 कर लीजिए, फिर माइनस कर दीजिए, माइनस करके दोस्तों आप भाग दे लीजिए। 40% की हानि हुई है दोस्तों इसको। ठीक है, वैसे भी दोस्तों आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 20/50 इंटू 100। ठीक है, भाई हानि कितने की हो रही है, 20 की हो रही है। सामान कितने का था, 50 का, तो 20/50 इंटू 100 कर लीजिए, तो भी दोस्तों अपना 40% आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक छात्र ने 36 बॉल पॉइंट एक छात्र ने 36 बॉल पॉइंट पेन 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे। यदि वह इन्हें 6 रुपए के 5 की दर से बेच दे तो बताइए उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। दोस्तों बताइए, देखिए 36 बॉल पॉइंट पेन का क्रय मूल्य है वो दोस्तों यहाँ पे 36/12 इंटू 10 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 30 रुपए। ठीक है, और 36 बॉल पेंट का जो 36 बॉल पेंट का पेन का जो विक्रय मूल्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों 36/5 इंटू 6, 36/5 इंटू 6, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा कितना, 43.20। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो अंतर कितने का हो गया दोस्तों, 20 और इसमें 43 में, तो 13 पॉइंट 20 और 30 में, तो यहाँ 43.20 आया ना, तो इसमें से 30 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना बचा, तो दोस्तों 13.20/30 इंटू 100, तो इसमें 44% आ जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, खाद्य तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी तेल के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि तेल पर होने वाला व्यय 15% बढ़ जाए। भाई इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 8% इसका राइट आंसर होगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 115 नंबर का प्रश्न है, मोहन ने 780 रुपए 10% साधारण ब्याज की दर से उधार लेकर उसी दर से चक्रवर्ती ब्याज पर सोहन को दे दिया। 2 वर्ष के अंत में मोहन को प्राप्त धन था, बताइए मोहन को प्राप्त धन था। तो दोस्तों वो है, इसका सूत्र है दोस्तों, अंतर बराबर मूल दर इंटू दर स्क्वायर बटे 100 इंटू 100। तो यहाँ पर दोस्तों कितना दे रखा है, 780 इंटू 100 दर है वो दोस्तों यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, तो यानी कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे 100। ठीक है, बटे 100 इंटू 100, तो दोस्तों ये 100 से ये 100 कट गया और ये 0 से ये 0 कट गया, तो 78 में 10 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 7.8। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे यहाँ पे संख्याओं 9-16 का मध्यानुपाती होगा दोस्तों। 9-16 का मध्यानुपाती कितना होगा, तो दोस्तों 9 इंटू 16 रूट में डाल दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 12। ठीक है, 12 हो जाएगा यहाँ पे, इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ भूमि गोविंद और गोपाल में 4:1/2, ये ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों, 4:1/2 अनुपात 5 के अनुपात में बांटी गई है। यदि गोपाल को गोविंद से 62 वर्ग मीटर भूमि अधिक मिलती है तो बताओ गोविंद को कितनी भूमि मिलेगी। तो दोस्तों गोविंद को कितनी भूमि मिलेगी, ये 4:1/2 को अपन दोस्तों 9/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 9:10/2, ठीक है। तो यहाँ पे गोविंद को भूमि मिलेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 9/1 इंटू 62, तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा 558 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुल धन का क ख ग के मध्य 3:5:6 के अनुपात में विभक्त किया गया। यदि क तथा ख के भागों में 600 रुपए का अंतर हो तो ग को कितना धन मिला। तो दोस्तों ग को कितना धन मिला, तो दोस्तों यहाँ पर है 6 बटे दोस्तों 5 - 3, 6/5 - 3 इंटू 600, ठीक है, बस यही करना है। तो 6/2 इंटू 600 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1800। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1800। आगे देखिए 119 नंबर का प्रश्न है, ए ने 1500 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 3 माह पश्चात बी भी उतनी पूंजी लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया। 1 वर्ष बाद हुए लाभ में ए तथा बी के लाभांशों का अनुपात लिखो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ए तथा बी का लाभांश का अनुपात है वो लिखना है, ये आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। इसका लिखना चाहो तो दोस्तों देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कितना है 1500 रुपए लगाकर प्रारंभ हुआ ना, तो 1500 इंटू 12 कर लीजिए, ठीक है। और 3 माह बाद बी भी उतनी पूंजी लगाकर सम्मिलित हो गया, तो यहाँ पे दोस्तों कितना 1500 इंटू 9 कर लीजिए, ठीक है। 3 माह बाद शामिल हो गया, बस अनुपात अपने को निकालना है। ये 2 0 से ये 2 0 काट दीजिए, 15 से दोस्तों ये 15 काट दीजिए। यहाँ पर 12 और 9 का अनुपात निकाल लीजिए, तो 3 से कट रहा है ना, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, तो 4:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4:3 कौन से ऑप्शन में है, चौथे नंबर में, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 120 नंबर प्रश्न है, मोहन और सोहन ने साल के प्रारंभ में क्रमशः दोस्तों 1600 और सोहन ने 2000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 5 माह पश्चात मोहन ने 200 रुपए और लगा दिए और 7 माह पश्चात सोहन ने 200 रुपए हटा लिए। यदि वर्ष के अंत में 1090 रुपए का लाभ हुआ तो बताइए सोहन को कितने रुपए मिले। दोस्तों इसमें सीधा सा है, अपने को पहले अनुपात निकालना पड़ेगा। देखिए 1600 इंटू 12 कर लीजिए मोहन का, और सोहन का कर लीजिए 2000 इंटू 12। अब इसने 5 माह बाद में दोस्तों 200 रुपए निकाल लिए, तो 5 इंटू कर लीजिए 200, और उसने 200 रुपए 7 माह बाद में हटा लिए, तो यहाँ पे 7 इंटू 200 कर लीजिए। यानी कि दोस्तों इन दोनों का अनुपात निकाल के और सीधा सा अपने को कुल लाभ दे ही रखा है 1090। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डायरेक्ट मैं बता देता हूँ 445.90 इसका सही उत्तर होगा। 445.90 इसका सही उत्तर। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।